नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर कहें वर्ग 2 की परीक्षा जो कि 2025 में संपन्न हुई थी, उसका रिजल्ट सितंबर में आया और दिसंबर में जाकर के दस्तावेज सत्यापन हुआ था। तो दस्तावेज सत्यापन होने के पश्चात जिन भी विद्यार्थियों को अपात्र पाया गया है, उनकी सूची डीपीआई के माध्यम से जारी की जा चुकी है। आपने टीआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उसको देख लिया गया होगा, लेकिन फिर भी आपके सामने वो लिस्ट लेकर के आया हूं ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि इस बार किस कारण से अभ्यर्थी बाहर हुए हैं वर्ग 2 की चयन परीक्षा में सत्यापन के उपरांत। तो उम्मीद है इस वीडियो को लाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आगे चलकर के विद्यार्थी किसी प्रकार की गलती इनमें से ना करें ताकि उनके चयन में किसी प्रकार की बाधा ना हो। देख लीजिए, यहां पर सबसे पहला कारण दिव्यांगता परीक्षण हेतु अनुपस्थित, यानी इनको दिव्यांगता परीक्षण के लिए बुलाया गया था और ये अनुपस्थित थे, वहां उपस्थित नहीं हुए, इसके कारण से इनको अपात्र घोषित कर दिया गया। दूसरा कारण 40% से कम दिव्यांगता, अस्थायी दिव्यांगता होने के कारण से। नियम है कि यदि आप दिव्यांग की कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो कम से कम आपके पास में 40% दिव्यांगता होनी चाहिए। यदि 40% से कम दिव्यांगता आपके पास में है तो फिर आपको चयन के उपरांत भी बाहर किया जा सकता है। इसलिए किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा। इसलिए यदि आपके पास में 40% से कम का दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो आप दिव्यांगता की कैटेगरी से फॉर्म ना भरें तो बेहतर होगा। इसलिए 40% से कम दिव्यांगता, अस्थायी दिव्यांगता होने के कारण से इनको अमान्य घोषित किया गया है। फिर दिव्यांगता परीक्षण हेतु अनुपस्थित, तो यानी आप यदि अनुपस्थित नहीं हुए, यदि आप उपस्थित नहीं हुए तो भी आपको बाहर किया जाएगा। एक कारण देखने को मिल रहे हैं। पिछली भर्तियों में क्या हुआ था कि अभ्यर्थियों ने दिव्यांगता के नाम पर काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ था। इसको देखते हुए इस बार डीपीआई के माध्यम से दिव्यांगों की फिर से जांच करवाई गई। तब बुलाया गया था, अनुपस्थित थे, इस कारण से भी बाहर हुए, और 40% से कम की दिव्यांगता थी, इस कारण से भी बाहर किए गए हैं। वही कारण निकल करके देखिए, तीसरा मुख्य कारण निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण नहीं करना। यानी आपने जो भी बीए किया है, बीएड किया है, वो आपको 50%, 45%, जितना भी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था उससे कम अंक विद्यार्थी के थे, उससे कम परसेंटेज विद्यार्थी की थी। इस कारण से भी इनको अमान्य घोषित किया गया है। फिर सबसे बड़ा कारण जो पिछले बार भी भर्तियों में निकल करके आया था, देखिए आप, स्नातक में अंग्रेजी मुख्य विषय नहीं होने से। यानी आपने जिस विषय से फॉर्म भरा है, जिस विषय में आपका सिलेक्शन हुआ है, वो आपके स्नातक में, ग्रेजुएशन में आपका तीनों सालों में अथवा 6 सेमेस्टर जो आपके होते हैं उनमें मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपका ग्रेजुएशन में जो विषय तीनों साल में या फिर 6 सेमेस्टर में हो, उसी से आप फॉर्म भरें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका मुख्य सब्जेक्ट नहीं है, एक आध सेमेस्टर में लगा हुआ है या एक आध साल में लगा हुआ है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, वही कारण, मुख्य विषय नहीं है अंग्रेजी, इस कारण से उनको बाहर किया गया। अगला कारण, अंग्रेजी विषय में स्नातक उपाधि अपूर्ण है, यानी इन्होंने डिग्री पूरी ही नहीं की है, इस कारण से भी उनको बाहर किया गया। अगला कारण, निर्धारित प्रशिक्षण व्यवसायिक योग्यता धारित नहीं करना और मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना। यानी इन्होंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत नहीं किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान इनके पास पूरे दस्तावेज भी नहीं थे, और जो निर्धारित प्रशिक्षण व्यवसायिक योग्यता जो बीए प्लस बीएड जो आपसे मांगी गई थी वो भी इनके पास में नहीं थी, इस कारण से इनको बाहर किया गया है। अगला कारण देखिए, मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना और राजस्थान का जाति प्रमाण पत्र होने से और अनारक्षित प्रवर्ग हेतु निर्धारित पात्रता नहीं होने के कारण से इनको अमान्य घोषित किया।
तो आप इन नियम जान लीजिए। यदि आप मध्य प्रदेश के अलावा अन्य किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं तो आप मध्य प्रदेश में अनारक्षित वर्ग से यानी जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भर पाएंगे। आप दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में नहीं लगा सकते हैं। तो इनके पास में मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र नहीं था और राजस्थान का जाति प्रमाण पत्र था। इस कारण से इनको अमान्य घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आवेदक ने क्या किया है कि एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि या 1 उपाधि एवं 1 पत्रोपाधि नियमित रूप से अर्जित की हैं। तो उन्होंने 2 उपाधियों को एक ही सत्र में नियमित रूप से अर्जित किया है। इस कारण से इनको बाहर किया गया है। अभ्यर्थी कॉमर्स बीकॉम से स्नातक ग्रेजुएशन किया है, अंग्रेजी मुख्य विषय नहीं होने के कारण से भी इनको बाहर किया गया है। ठीक है ना। वही कारण देखिए, मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र नहीं था, महाराष्ट्र का था, इस कारण से इनको बाहर किया गया। अपात्रता के कारण फिर से आगे देखते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने यूपी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। यहां पर अब देखिए, अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र और 200 कार्य दिवस, न्यूनतम 30 दिवस प्रति सत्र अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना। तो अतिथि अनुभव का नियम यही कहता है कि आपको 3 साल तक कम से कम 1, 2, 3 साल तक कम से कम आपके पास में अतिथि का प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक सत्र में कम से कम 30 दिन का अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो यदि और तीनों सालों के मिलाकर के कम से कम 200 दिन का अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके पास में यदि अनुभव हो, ठीक है ना, किसी साल ज्यादा किसी साल, लेकिन कम से कम 30 दिन का अनुभव होना चाहिए। तो और 200 दिन आपके होते हैं मिनिमम 3 साल में, तो आप मान करके चलिए और तो आप इसके लिए पात्र हैं। लेकिन यदि आपके पास में 3 शैक्षणिक सत्र हैं और 200 दिन का कार्य का अनुभव नहीं है तो आपके पास तो आपका इसका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। वही समस्या, 3 शैक्षणिक सत्र, एक सत्र में कम से कम 30 दिन होना चाहिए और कम से कम 200 दिन पूरे होने चाहिए तीनों साल के मिलाकर के, तो आप अतिथि प्रवर्ग हेतु पात्र हैं, अन्यथा आप अतिथि से फॉर्म ना भरें। इनके पास में देखिए ईडब्ल्यूएस का अद्यतन यानी जो आज का नवीन प्रमाण पत्र था वो इन्होंने प्रस्तुत नहीं कर पाया। इनकी स्नातक उपाधि पूर्ण नहीं थी। अब देखिए, सत्यापन के समय स्नातक अंतिम वर्ष की मूल अंक सूची प्रस्तुत नहीं कर पाना, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि जब आपका डीबी हुआ उस समय इनके पास में ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की अंक सूची नहीं थी, मेन अंक सूची नहीं थी। इस कारण से भी इनको बाहर किया गया है। तो इस प्रकार से गलतियां आपके माध्यम से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक कारण देखिए भी निकल करके आया है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त नहीं करना, यानी इनकी जो यूनिवर्सिटी थी वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं थी, इस कारण से भी इनको अमान्य घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से वही जाति प्रमाण पत्र या उनकी उपाधि पूर्ण नहीं है। ये दिव्यांग विद्यार्थी देखिए इस बार कितने बाहर हुए हैं, हर बार ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार जो दिव्यांगता के जिनके 40% से कम दिव्यांगता है और उन्होंने फॉर्म भरा दिव्यांग की कैटेगरी से, उनके जब पुनः परीक्षण किया गया तो उनको बाहर किया गया। यहाँ भी हिंदी का एक विद्यार्थी जो बाहर हुआ वो ग्रेजुएशन में तीनों साल में हिंदी मुख्य विषय नहीं होने के कारण से उनको अमान्य घोषित किया गया। अब एक केस और देखिए, आप शासकीय सेवा में हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और उसके बाद आपने नियमित विद्यार्थी के रूप में बीएड उपाधि प्राप्त कर ली, तो ये कैसे संभव हो सकता है? इस कारण से भी इनको बाहर किया गया है। चयनित दिव्यांगता श्रेणी में और प्रमाण पत्र में जो अंकित दिव्यांगता श्रेणी है उसमें भिन्नता होना, यानी आपने मूक का यानी आपने किसी और प्रकार की दिव्यांगता श्रेणी का प्रमाण पत्र लगाया है और आपको किसी और प्रकार की दिव्यांगता है तो भी आपको बाहर किया जाएगा, क्योंकि आपकी हर प्रकार की दिव्यांगता के भी अलग अलग प्रकार से मेरिट बनती है। यहाँ भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना, आपको पता है भूतपूर्व सैनिक की भी के लिए भी आरक्षण निर्धारित किया गया है, तो वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, इस कारण से भी बाहर हुए। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं होना, ठीक है ना। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से
नहीं किए जाने के कारण से भी इनको अमान्य घोषित किया गया है। चलिए, तो इसी प्रकार से पूरे में वही कारण निकल करके आए हैं। सबसे ज्यादा आपको देखिए अतिथि शिक्षक आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से इन्होंने स्नातक और डीएलएड दोनों पाठ्यक्रम को एक ही सत्र में नियमित रूप से कर लिया, जबकि नियम में आप 2 डिग्री नियमित रूप से कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरी सूची है। संबंधित ने शपथ पत्र दिया है कि वह 2025-26 में ईडब्ल्यूएस में पात्र नहीं है। जब इनके पास ईडब्ल्यूएस ही नहीं है तो इस कारण से भी इनको अमान्य घोषित कर दिया है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि आप जब भी कोई फॉर्म भरें, आप पहले पूरे फॉर्म को भी देखें, आपकी योग्यता क्या मांगी गई है, आपकी शर्तें क्या उसमें मांगी गई हैं। आप यदि उन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप फिर फॉर्म भरें, अन्यथा आप फॉर्म बिल्कुल मत भरें। इसी प्रकार से देखिए, अभ्यर्थी के निवास प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की तीसरी संतान है जिसका जन्म 26/1/2000 पश्चात हुआ है, 26/1/2001 के बाद हुआ है। इसलिए शिक्षक चयन परीक्षा नियम 13 के उपनियम 6 के आधार पर आवेदन को निरस्त किया है, ठीक है ना। तो आप नियम था कि 2 से ज्यादा संतान आपके पास नहीं होना चाहिए। इन्होंने एनसीसी का बोनस अंक से संबंधित वो ऑप्शन टिक कर दिया था, लेकिन एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं था, इस कारण से भी इनको अमान्य घोषित किया है। अब यदि आपने अतिथि शिक्षक का लाभ पहले ले लिया तो आपको फिर से अतिथि का लाभ दे नहीं होगा। तो अतिथि शिक्षक का लाभ पूर्व में प्राथमिक शिक्षक पद हेतु प्राप्त किया जा चुका है, इसलिए फिर से शिक्षक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अब देखिए, ज्यादातर अतिथि शिक्षक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से जो लिस्ट थी वो वर्ग 2 में जो अभ्यर्थी रिजेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट थी। करीब पूरे टोटल 215 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर किया गया है। तो उनकी लिस्ट टीपीआई के माध्यम से हमारे सामने जारी की गई। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मात्र केवल इतना था कि आप भी अब इनमें से किसी प्रकार की गलती ना करें। जब भी फॉर्म भरने की तारीख निश्चित हो, आप पहले फॉर्म को भी देखें, आप पूरी शर्तों को देखें और एक एक चीज को यदि आपने टिक किया है आप उसको 1-2 बार चेक करें, उसके बाद ही आप फॉर्म के लिए सबमिट करें, ताकि आपके माध्यम से कोई गलती ना हो। जो प्रमाण पत्र आपके पास हैं उन्हीं के हिसाब से आप योग्यता धारित हों तो ही आप फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म ना भरें, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद भी जब आपको बाहर किया जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में जो अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया है, खेल से संबंधित अभ्यर्थी हैं, जो लिस्ट आई है, उसके लिए भी आपके सामने कल एक वीडियो लेकर के आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।